तो अब जैसे आज के ज़माने में हम देख रहे हैं बहुत से शेफ़ ना ऑथेंटिक रेसिपी फॉलो नहीं करते। बराबर। जैसे अब मैं बहुत से सऊदी रेस्टोरेंट में जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत से शेफ़ कलर के लिए सोया सॉस डालते हैं। जी। तो ये आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये गलत है, बहुत गलत है। जो ऑथेंटिसिटी है उसी पे काम करें, और ये गलती खाने वालों की है। यदि खाना आपको कौन सा खाना, आपको चाइनीज़ कैसे होता पता ही नहीं, और आप कोई भी कुछ दे रहा है उसको बढ़िया बोल रहे, तो ये उसकी गलती नहीं है। जो चल रहा है वो बिक रहा है। ये शुरू किया 16-17 साल पहले। जब शुरू किया तब छोटा सा शेड था 50 बाय 30 का, उसमें शुरू किया, किचन बनाया, सारे पैसे लग गए उसी में। एक कोई वास्तु वाला आया, हमारे बदर ने लाया वास्तु वाला, गलत है बोले, पहले दिन से धंधा बंद है बोले क्यों, किचन ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। अब ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसे किचन में करने में ही 40,000 रुपये लग रहे थे। मैं बोला बिल्कुल नहीं होगा, चिढ़ गया था मैं। तो कई बच्चे यहाँ से जाते हैं पेस्ट्री शेफ बनने के लिए, यूएस में बेकरी में काम करना सपना है अपना, अच्छी बात है, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तानी खाना भी सीख लो। और वहाँ जाकर जब मैं देखता हूँ कि अमेरिकन रेस्टोरेंट में आपको आपके चमड़ी को जगह नहीं है, उनको गोरे ही चाहिए। अब कहीं ना कहीं जो ये नए रेस्टोरेंट आते हैं, जो मैं बोल सकता हूँ जो जेंजीज लोग खोलते हैं, तो इसके वजह से क्या बड़े ब्रांड्स को भी फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ा। ये जो है ना, जो बगैर पढ़े लिखे, उसके बाद में बिना कुछ जाने फटाफट इसका देख के वो मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका देख के मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलते। मैं ब्रांड खुलने के बाद बताता हूँ ये कितने दिन चलेगा, कितने महीने चलेगा। Yes. So welcome to Top Chef Biography. Myself Chef वरुण यादव AKA मैरिनेट शेफ। आज हम इंडियन culinary वर्ल्ड के बहुत बड़े हस्ती से बात करने वाले हैं, शेफ विष्णु मनोहर जी के साथ। नमस्कार। नमस्कार सर, वेलकम टू द टॉप शेफ बायोग्राफी चैनल। आज हम इनसे इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछेंगे, पास्ट एक्सपीरियंस, इनका जर्नी किस तरीके से रहा है culinary वर्ल्ड में, उसके हम डिस्कशन करेंगे, और इनके पास से हम इंडियन क्विजीन एज वेल एज इंटरनेशनल क्विजीन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो शेफ, वेलकम टू द टॉप शेफ। बिल्कुल बिल्कुल यार, आप भी हमारे इस किचन में आपका स्वागत है। कैसे आप? मैं बढ़िया शेफ। जैसे मैंने अपने पहले पॉडकास्ट में भी बोला था, शेफ तो हमारे आइडियल ही है, बिकॉज हम जो नागपुर से पढ़ के निकले हैं, तो हम विष्णु शेफ को देख के ही बड़े हुए हैं, आपके कुकिंग चैनल्स को ही देख के हमने सीखा है। तो बहुत सौभाग्य हो कि आज आपके साथ पॉडकास्ट करने का, दूसरी बार पॉडकास्ट करने का मौका मिला है। सही बात। सो थैंक यू फॉर दैट शेफ। गॉड ब्लेस यू। यस। तो शेफ, सबसे पहले तो आपकी जो जर्नी रही है अब तक, मतलब एक नॉर्मल शेफ से लेके सेलिब्रिटी शेफ तक की जो जर्नी है, तो आप क्या हमें उसके बारे में बता सकते हैं आपकी? वैसे तो कई बार इसके ऊपर चर्चा हुई है, और मैं बेसिकली आर्टिस्ट हूँ। ड्राइंग एंड पेंटिंग मेरा सब्जेक्ट था। मेरे पापा आर्टिस्ट थे। पापा हमें थर्माकोल के लेटर्स काट के देते थे। उस समय 8वीं-9वीं में था मैं। वो लेटर्स, काटे हुए लेटर्स लेके हम जाते थे कोई प्रोग्राम, फंक्शंस में, रिसेप्शंस में, पार्टी में, वो लगाते थे। जो भी 30, 40, 50 रुपये मिल जाते थे उसमें खुशी थी। और सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी उसमें थी कि हम लगाने तो जाते थे, पर बाद में पता चलता था कि वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम जो है, तो होस्ट हमेशा कहता भैया खा के जाए। तो खाने पीने का बहुत शौक था पहले से, तो उसके कारण मैं डेकोरेटर से, आर्टिस्ट से लेके इस लाइन में आया, और इसी को आगे बढ़ाया मैंने। हाँ, और मुझे विश्वास है हमारे पुरखों ने, दादी ने, माँ ने जो बनाई रेसिपीज़, उसके ऊपर ज़्यादा मैं भरोसा रखता हूँ। क्योंकि क्या है कि हमारा इंडियन क्यूजीन, इंडियन फूड जो है, वो पूरे वर्ल्ड में अव्वल है। ऐसा मेरे अकेले का मानना नहीं है। हमारे डॉक्टर अभय बंग जी हैं, उनकी एक किताब है कि मेरा साक्षात्कारी हृदय रोग, उसमें एक अमेरिकन डॉक्टर ने लिखा है कि हमारे शरीर के लिए सबसे बढ़िया आहार जो है, तो इंडियन सात्विक आहार। तो इंडियन सात्विक आहार में हमारे महाराष्ट्रियंस की थाली आती है कि जिसमें लेफ्ट हैंड में सारी चटनियाँ होती, तिल्ली की चटनी होती, फुल्ली दाने की चटनी होती, जॉस की तेल चटनी होती, राइट में सारी सब्जियाँ जिसमें स्प्राउट्स होते हैं, और एक पतली सब्जी होती है, एक ड्राई सब्जी होती है, दाल है, चावल है। ये सारा खाना जो है वो परिपूर्ण आहार है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि परंपरा से चलते आ रहे ये जो खाने के व्यंजन है अलग अलग, तो वो बनाते समय कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसमें जो लगता है, जो भी इंग्रेडिएंट, वो हमें इजीली अवेलेबल होता घर में। ना तो एक आधी इंटरनेशनल रेसिपी, उसके खिलाफ नहीं हूँ मैं,
मैं ना इंटरनेशनल रेसिपीज़ के खिलाफ हूँ, ना जंक फूड के खिलाफ हूँ। जंक फूड भी चाहिए महीने में एक बार। हाँ, ऐसे नहीं कि जंक फूड होना ही नहीं चाहिए, मज़ा आती है खाने में। भगवान ने इतना सारा दिया है, तो उसको यदि हम उसका मज़ा ना लें तो फिर ऊपर वाला जब ऊपर जाएँगे बोले कि तूने किया क्या यार नीचे जाके? तो इसलिए मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, पर मैं परंपरा जो है उसको बरकरार रखने का प्रयास करता हूँ। मुझे खुशी होती है जब कोई रेसिपी जो मेरी मम्मी ने बनाई, दादी ने बनाई है, और जैसे कोई हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसे जब मैं 140 करोड़ जनता के देश से सारे दुनिया में भेजता हूँ, तो मुझे अभिमान और गर्व होता है। सर जैसे अभी आपने रेसिपी की बात की है, तो अब जैसे आज के ज़माने में हम देख रहे हैं बहुत से शेफ ना ऑथेंटिक रेसिपी फॉलो नहीं करते। बराबर। जैसे अब मैं बहुत से सऊदी रेस्टोरेंट में जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत से शेफ कलर के लिए सोया सॉस डालते हैं उसमें। जी, तो ये आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये गलत है, बहुत गलत है। जो ऑथेंटिसिटी है उसी पे काम करें, और ये गलती खाने वालों की है। यदि खाना आपको कौन सा खाना, आपको चाइनीज़ कैसे होता पता ही नहीं, और आप कोई भी कुछ दे रहा है उसको बढ़िया बोल रहे, तो ये उसकी गलती नहीं शेफ की। जो चल रहा है वो बिक रहा है। बट सर जैसे बहुत लोग अगर ऑथेंटिक देते भी है, हाँ, बट कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो एक ऑथेंटिक रेसिपी, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्रियन ग्रेवीज जो होती है बेसिकली तरी होती है, पतली होती है। बट अब जैसे लोकल मार्केट में लोगों को गाढ़ी या रिच ग्रेवी की आदत है, तो ये क्या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग करते हैं ये चीज़? वो करते हैं, बट खाने वाले ने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे मराठी संस्कृति में, महाराष्ट्रियन रेसिपीज में ग्रेवी नाम का कोई आइटम ही नहीं है। हाँ, ये सारा नॉर्थ इंडियन का ये है। हमारे बेसिक वाटला मसाला म्हणतात त्याला, हाँ, कि जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया, तिल्ली, खसखस, इसका बनता है, तुरंत बनाते हैं, तुरंत यूज़ करते हैं। और जहाँ तक बहुत सारी सब्जियाँ ऐसे हैं कि जिसमें कोई किसी की जरूरत नहीं, सिंपल वे में हल्दी मिर्ची का तड़का देते, राई का तड़का देते, हींग का तड़का देते, तो सब्जी बन जाती है। क्योंकि हर सब्जी में एक अपने आप टेस्ट होती है, अलग टेस्ट होती है। शेफ, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपके ऐसे इंग्रेडिएंट जिसके साथ कुक करके आपको भी मज़ा आता है? हाँ, वैसे तो सारे मेरे बच्चे हैं, तो सभी के साथ काम करने में मज़ा आता है। बट मुझे बेकरी के जो कुछ व्यंजन हैं, बेकरी के इसमें ज़्यादा मज़ा आया जब कभी मैं बेकरी से रिलेटेड रेसिपीज़ बनाता हूँ। उसमें याला मराठीमध्ये म्हणतात रमून जाणं, तो उसमें रम जाता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, और जहाँ तक सवाल है इसका, चावल से बनी हुई कई कुछ रेसिपीज़, कि केवल चावल से पुलाव या बिरयानी नहीं बनती है, अलग अलग टाइप की रेसिपीज़ बनती है, तो वो बनाने में मुझे मज़ा आता है। राइट, राइट। सर जो ऑथेंटिक रेसिपी की हम बात कर रहे हैं, बट अब जैसे बहुत बच्चे आजकल बिजनेस खोलते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अडल्ट्रेशन या कुछ चीज़ें मिलावट भी करते हैं, या कुछ चीज़ें उस तरीके से, मतलब उस तरीके से फॉलो नहीं करते। बराबर। तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो या उसको एथिकली करो, या अच्छे सही तरीके से करो, या तो फिर मत करो। तो आपके राय क्या है इस चीज़ में? मत करो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्या है, आपके यहाँ कोई आता है, अच्छा, खाना ऐसी चीज़ है, पूरा शरीर से जुड़ा हुआ है, हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, हमारे जान से जुड़ा हुआ है। जान यानी जान, जान, हाँ, सोल। सोल अलग है। अच्छा। जान यानी जान, मर गया है, जिंदा है, खाना खाने के बाद एक ही चीज़ होती, जहर है तो मर जाएगा। तो इसलिए ये मत करो अडल्ट्रेशन। एक विश्वास से लोग आते हैं आपके पास में, विश्वास से जब लोग आते हैं तो उनका विश्वास वैसे ही रखो। नहीं आती रेसिपी, बोलो कि भाई उतना ऑथेंटिक मेरे पास नहीं, पर मैं बना दूंगा। हाँ, प्रामाणिकता चाहिए हमारे बिजनेस में कभी भी। हाँ, और ये जैसे मैं कई कई जगह देखता हूँ कि भैया रेस्टोरेंट ओनर का डब्बा घर से आता है। अरे, जिस रेस्टोरेंट ओनर का डब्बा घर से आता है वो कस्टमर को क्या खिलाएगा? इसके मैं खिलाफ हूँ। माने मेरा भाई भी यदि डब्बा लाता है, सब्जी लाता है, तो बोलता है ये क्यों, हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया बन रहा, क्यों बीवी के हाथ का चाहिए? बराबर है? बराबर, हाँ, बराबर, सही बात। बीवी के हाथ का खाना चाहिए, एक टाइम आप खाते हो, फिर घर से वापस क्यों डब्बा लाना? ये चीज़ है। सर जैसे आपने मेरे को आपकी जर्नी का बताया था कि किस तरीके से आपने अपने इनिशियल डेज में स्ट्रगल जी। किया, तो मैं चाहता आप टॉप शेफ बायोग्राफी के व्यूअर्स को भी ये बताइए, बिकॉज बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। बहुत यंग लोग, जैसे हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, तो बराबर। हमारे लिए तो इन शेफ की स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है कि किस तरीके से इन्हें स्ट्रगल किया, किस तरीके से ये आज सेलिब्रिटी एक शेफ बने हैं।
तो मैं चाहता प्लीज एक आप थोड़ा बता सकते हो आप। देखिए, एक तो ना दो टाइप के आदमी होते हैं जिनको ठीक है भैया, हैप्पी गो लकी, 10 से 5 नौकरी करना है, शाम को घर आऊँगा, बीवी हाय हेलो करेगी, चाय पियेंगे बीवी के साथ, कपड़े लत्ते बनाएंगे, घूमने जाएंगे, खाना खा के मार्केटिंग करके वापस आएंगे, सो जाएंगे, कल फिर से सुबह, ये इनका लाइफस्टाइल होता। कुछ लोग सपने देखते हैं, ठीक है, सपने देखते हैं पर पूरा करने की कोशिश नहीं करते, खाली देखते अरे यार सबके पास है हमारे पास, अबे है तू, तेरे पास ही है, तू स्ट्रगल करना, दौड़ना, आगे पीछे दौड़ना, सपने पूरा करने की कोशिश करो, सपने पूरे होते हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। माने मैं तो भैया, हम सपने क्या थे हमारे बचपन में कि मेरे पापा आर्टिस्ट थे, वो कुछ तो डिज़ाइन बनाते थे, डिज़ाइन के कुछ 25 रुपये आने वाले रहते, तो मैं दिन भर वही सोचता था वो कस्टमर कब आएगा, 25 पापा को देगा, उसमें से पापा हमको 10 रुपये देंगे, 10 रुपये दे के मैं मार्केट जाऊंगा, तेल लूँगा, शक्कर लूँगा, पत्ती लूँगा, चावल लूँगा, गेहूँ लूँगा, सब्जी लूँगा, भाजी लूँगा, और रात को दाल चावल रोटी सब्जी का खाना खा के खुश रहूँगा। ये मेरा सपना था, बस इतना सा। वहाँ से आज ये हाल है। तो सपने देखो, सपने देखने के लिए है ना, उसके लिए जीएसटी लगता है ना कोई टैक्स लगता है। तो सपने, जो सपने नहीं देखता वो कहाँ जाता होगा मुझे पता नहीं, पर मैं हमेशा इसी के पीछे रहा। तो हमेशा मेरे को लगता था कि भैया एक जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें अव्वल बनूँ, 4 लोग आए मुझे जाने पहचाने, मेरे साथ ऑटोग्राफ ले, फोटोग्राफ ले। तो इसी के साथ जीता था और सोता भी था मैं। यही चीज़ मुझे यहाँ तक ले आई। और जब माने इतना था कि किसी ने कहा था मुझे कि ये दोनों आंखों के बीच में 250 बार आप घिसो, हाँ, इसके बीच में 250 बार घिसो तो आपको जो चाहिए मिल जाएगा। पागल जैसा घिसने लगा तो सेप्टिक हुआ। मम्मी बोले क्या होगा, बोला मालूम नहीं क्या होगा। तो दीदी में आई तो घासा धोता मणे तू खूब रहती थे, दीदी ने बता दिया। तो फिर वो घर में कैसे वैसे होगा। 1 साल तक वो सेप्टिक रहा, और 1 साल रहने के बाद उसका जब मुझे दुख होता था, दर्द होता था, तो मुझे पता चला कि भाई उससे होने वाला कुछ नहीं, बट आपके अंदर की जो ऊर्जा है बड़ा बनने की, वो ऊर्जा जगाना, जीवित रखने का काम ये सेप्टिक कर रहा था। हाँ, तो वो चीज़ हो गई। फिर मैंने बस वैसे बताया कि मैं आर्टिस्ट था, आर्टिस्ट बनना था मुझे। और छोटा था जब मैं चॉकलेट लेके बैठा था एक्लियर्स, और कोई फंक्शन, मैरिज फंक्शन में वगैरह जाके बच्चों को बोलता चॉकलेट चाहिए, मैं जहाँ बैठा हूँ मेरा साइन ले लो। और साइन लेते समय मैं फ़ोटो निकालता था, बल्कि जब मैं कुछ था ही नहीं, बट मेरे को वो इतना था दिल में कि कुछ ना कुछ बनना है। तो ये अंदर का जो आपका मन है वो उतनी एकाग्रता से उसमें लगाना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक चीज़, फिर मैं 10th के बाद मैंने 10th में मैंने बिज़नेस शुरू किया। बिज़नेस जब शुरू किया तो 250 लोग का पहला काम था। चना मसाला, आलू गोभी की सब्जी, गुलाब जाम, पुलाव, पूड़ी, 4-5 आइटम, 5 रुपये रेट था उस समय। एड 1986 85 का, 85 के बात है ये। तो वो करने के बाद जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में गया पूना में जब गया तो पूना में देखा कि भैया 5 साल के बाद मैं अमिताभ बच्चन बन के बाहर तो नहीं आऊँगा, पर मैं बिज़नेस जहाँ मैंने शुरू किया है नागपुर में, वो मुझे कहाँ ले जाएगा मुझे पता है। तो मैं फिर 3 महीने के बाद वापस आया। फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट था वहाँ पे, छोटा सा एक क्रैश कोर्स था 2-2.5 महीने का, वो करके वापस आ गया। और वापस आने के बाद फुल फ्लेज बिजनेस में लग गया। बिकॉज पापा आर्टिस्ट थे, तो आर्टिस्ट बैकग्राउंड था, तो हमारे प्रेजेंटेशन में, रेसिपीज़ बनाने में एक अलग टच था, आर्टिस्टिक टच। तो उसके कारण एक लेवल में नाम चला गया। और उस समय मुझे याद है कि नागपुर का सबसे महंगा कैटर कौन, तो मनोहर कैटर्स ऐसा उस समय था। कई लोग बोलते थे मनोहर क्या कर रहा है, कहाँ से लिया लोन, ऐसे उस समय कहते थे लोग, अच्छा लगता था। तो ये सारा स्ट्रगल तो होते रहा। माने बच्चे हमारे साथ के वाले जो स्टूडेंट्स थे कॉलेज में जाते थे, हम कॉलेज तो कहीं गए नहीं, प्राइवेटली सब किया। मैं बीए फाइनल जो है मैंने प्राइवेटली किया। उसके बाद में मैंने बीएफए में एडमिशन लिया था, वो नहीं कर पाया पूरा। और फिर जब पहला काम मैंने किया तो उसका जब एडवांस आया तो मम्मी को मिठाई लेके गया कि भाई पहला काम में। मम्मी बोले वापस सब पैसे वापस, सब वापस, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बाद में सारे धंधे करो।
वापस तो होने वाले नहीं थे, फिर चोरी छुपे वो काम किया। पर 50 साल के बाद मुझे जब एमजीएम यूनिवर्सिटी ने एज अ प्रोफेसर एमरेटस करके उनके कॉलेज में लिया, तो उस समय जब पैसे मिले, वो पैसे की मिठाई लेके बोला, मम्मी अब तेरे बच्चे को, तेरे लड़के को एकेडमिकली जो पैसे मिले उसके मिठाई मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती, तो ये होता है सक्सेस। सक्सेस यानी सब कुछ मैं कहूँगा कि पैसा नहीं है। सक्सेस क्या होता है कि तुम्हारे पास कितने रेस्टोरेंट्स है, सक्सेस उसमें है ही है कि भैया एक के 8 रेस्टोरेंट हो गए, 10 रेस्टोरेंट हो गए, बड़े होटल्स हो गए, ये हो गए, बैंक्वेट्स हो गए। पर सक्सेस की मेरे हिसाब से जो व्याख्या है वो थोड़ी अलग है। एक जमाना था 2003 की 2 की बात है, विट्ठल कामत सभी लोग जानते हैं, गुरु समान है सब। उनका ऑर्किड होटल, बड़ा होटल, 700-800 लोग बैठे थे, स्टेज पे एक प्रोग्राम चल रहा था। उनके इडली ऑर्किड और मैं, इस किताब का चौथे आवृत्ति का विमोचन था, और मैं हॉल के सबसे पीछे के गेट में खड़ा था। मुझे बैठने के लिए भी नहीं किसी ने कहा, ना बैठने के लिए जगह भी थी, ना हमारी औकात भी थी कि कोई हमको कहे। तो मेरा एक ही इच्छा थी कि या इस आदमी को जाके मैं एक बार मिलूं, हक करूं, हाथ मिलाऊं, एक बार इससे बात करूं। ये बस इच्छा थी, दिली तमन्ना। कट टू 8 साल बाद वही विट्ठल कामत, वही ऑर्किड होटल, उन्हीं का स्टेज, उन्हीं की दूसरी मम्मी के ऊपर लिखी हुई किताब विमोचन हो रहा था हमारे हाथ से। तो यहाँ से वहाँ तक का जर्नी है सक्सेस। 12-13 साल पहले पूना में रेस्टोरेंट खोला। तो पूना में जब रेस्टोरेंट खोला तो लिखता था हार्वेस्ट क्लब के बगल में विष्णु जी की रसोई। 12 साल के बाद हार्वेस्ट क्लब में परसों एक कार्यक्रम था, उसमें लिखा हार्वेस्ट क्लब विष्णु जी की रसोई के बगल में। तो मैं इसको सक्सेस मानता हूँ। बहुत मतलब जब मैंने सुना था शेफ के पास से ये स्टोरी, बिकॉज हमारी जैसे पहले भी बात हुई थी, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। शेफ जैसे ना आजकल के जो लड़के भी है जो बोल सकते हैं जेनजी जो है आज के जनरेशन के, अब जैसे आपने इतना स्ट्रगल किया, आपने इतने साल इस कला को दिया है, अपने स्किल्स को दिया है, आज जाके आप वो मुकाम पे हो। बट आज का जनरेशन कहीं फास्ट भागना चाहता है, वो पहले मतलब बिना वो विद्या को पढ़े बिना वो चाहते हैं कि बिजनेस में कूदे। बराबर। तो इस बारे में क्या सोचते हो? नहीं, मैं क्या कहता हूँ कि ठीक है, आपको बिजनेस में जाना है, सैल्यूट है, आपको आना ही चाहिए। काम मांगने वाले मत बनो, काम देने वाले बनो। तो पर काम देने वाले बनने के पहले काम मांगो, काम सीखो, काम करो। कि भाई मैं एक लड़की को जब बता रहा हूँ कि भैया टेबल ऐसे लगाना चाहिए, तो वो टेबल लगाते समय क्या कष्ट होते आपको पता चलना चाहिए, और उसके लिए आपको बाहर काम करना पड़ेगा। घर में हम काम नहीं करते, इसलिए बाहर काम करने के बाद झाड़ू कैसे लगाना, लाटून बाथरूम साफ कैसे करना, रेसिपीज कैसे बनाना, खाना कैसे बनाना, किस टाइप से सर्विंग चाहिए, ड्रेसिंग किस टाइप से चाहिए, उसके बाद में क्रॉकरी, कटलरी, साफ सफाई, अगड़म बगड़म, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये सारे कैसे चाहिए ये पहले देखो, और बाद में फिर अपना धंधा शुरू करो। बिजनेस शुरू करने के लिए ठीक है, पापा आपके बैठे हैं पैसे लेके, बट पापा का पैसा जो है वेस्ट मत करो। बड़े मेहनत से कमाते पापा, पूरा ज़िंदगी लगा के दाव पे, और आप उसको अचानक होटल बना के, रेस्टोरेंट बना के खोलते हो, बाद में पता चलता नहीं चल रहा है। नहीं चलने के बाद बंद करने की भी बड़ी ये होती है, घाई होती है, वो भी मत करो एक बार। और जैसे मैं कहता हूँ कि ठीक है, जिनके पास पैसा बहुत है लगाए बात, पर जिनके पास लिमिटेड मनी है, जो लोन लेकर काम करते हैं, उन्होंने उसी में से पैसे निकाल कर अपना धंधा बसाना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ बसाया था। मेरा यहाँ छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने ये शुरू किया 16-17 साल पहले। जब शुरू किया तब एक छोटा सा शेड था 50 बाय 30 का, उसमें शुरू किया, किचन बनाया, सारे पैसे लग गए उसी में। तो किचन इस मुँह का था, एक कोई वास्तु वाला आया, हमारे ब्रदर ने लाया। वास्तु वाला गलत है बोले, पहले दिन से धंधा बंद है बोले आपका। बोले क्यों? किचन ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। अब ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसे किचन में करने में भी 40,000 रुपये लग रहे थे। मैं बोला बिल्कुल नहीं होगा, चिढ़ गया था मैं। बोला ये सब खड़ा करने में मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसी में से पैसे निकालो फिर किचन चेंज करो। आज भी किचन वहाँ पे है, एक की 8 रसोई होगी, अमेरिका में 4 रसोई है, और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो इस पर रखो विश्वास, भरोसा रखो, विश्वास रखो, पर अपने काम पर भरोसा ज़्यादा रखो, ऐसे मैं मानने वाला हूँ। सर जैसे अभी बिजनेस भी आप देख रहे हो, आज का जो मार्केट है, मतलब नागपुर में आप देख रहे हो इतने कैफे या रेस्टोरेंट ओपन होते हैं, बराबर।
अब कहीं ना कहीं जो ये नए रेस्टोरेंट आते हैं, जो मैं बोल सकता हूँ जो जेंजीज लोग खोलते हैं या जो ऐसे कोई इंसान खोला जिनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, बराबर। तो इसके वजह से क्या बड़े ब्रांड्स को भी फर्क पड़ रहा है या उनके सेल को फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ा, थोड़ा होता है, पर ये जो है ना, जो बगैर पढ़े लिखे, उसके बाद में बिना कुछ जाने फटाफट इसका देख के वो मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका देख के मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलते। मैं ब्रांड खुलने के बाद बताता हूँ ये कितने दिन चलेगा, कितने महीने चलेगा। तंदूर चाय आती थी, हाँ, काफ़ी सारे, अरे ठीक है, किसी के गांव ने किसी ने अपना एक निकाला अलग कुछ, बट सारी तंदूर चाय तो पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी जाओ तंदूर चाय। नागपुर में देखा हो आपने, बड़े बड़े तंदूर लेके तंदूर चाय बेच रहे। क्या हुआ, आज कहीं ढूंढ के नहीं मिलेगी तंदूर चाय। बाद में चाय का एक निकला, जगह जगह ये चाय वो चाय, अमकी चाय ढमकी चाय, योले चाय, अमृत तुल्य, ये वो 2-3 अच्छे ब्रांड है महाचाय जैसे, वो सस्टेन कर रहे हैं अभी भी, और 1 के 2, 2 के 3, 4, 5, 6 ऐसे कर रहे हैं। तो जो लोग कर रहे हैं उसके पीछे बन जा, अपना कुछ नया निकालो। और वही कहना है कि भाई पापा के पैसे वेस्ट मत करो, बिल्कुल सही बात। और ट्रेंडिंग क्या है उससे अच्छा जहां आप खोल रहे हैं वहां की लोकेलिटी क्या है, पब्लिक क्या है, कौन सी है, क्या आने वाला है। एक जगह मैं गया था, कोई छोटा गांव था, बोले मेरे को वर्ल्ड क्यूजिन देना है। अरे बोला वर्ल्ड क्यूजिन क्या होता है मालूम है आपको? हाँ बोले ये ऐसा वैसा, कहीं पढ़ लिख क्या होगा बेचारा, वो पूना में पढ़ रहा था, वहाँ पता चलता। अबे बट पूना में चलता है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें सारी तेरी गांव में चलने वाली है। नहीं नहीं, मेरे को खोलना है, बड़प्पन एक होता है। और भारी तामझाम के साथ पापा की जगह थी, उस पर लोन वोन लेके पापा ने बिल्डिंग बना दिया था, लोन वोन लेके वो चढ़ा हो गया। माने मैं जब पहले बार मिलने गया, 6-6 बाउंसर्स उसने पीछे खुद के लिए रखे थे। था तो ऐसा 6-6 बाउंसर किस लिए, क्यों, किस बात का घमंड है आपको? क्या रेस्टोरेंट ओनर या होटल ओनर कोई एकदम ऐसे बड़ा ही हो जाता शहंशाह? ऐसे नहीं होता। ही शुड बी लाइक दिस ओनली, हाँ जी क्या चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री है। तो ये 6 बाउंसर्स के 2 कब हुए, 2 का 1 कब हुआ, और वो 1 बाउंसर बाद में चौकीदार भी कब बन गया तो हमें पता नहीं। हमने देखा है ये स्ट्रगल। धीरे धीरे होटल में वही एटीट्यूड सभी बातों में होता है। फिर आप कितने भी, तो सारा क्यूजिन बोले इनको 4-5 किचन अलग से, हाँ बना लेंगे, 4-5 किचन बनाए, उतने आदमी रखे, उतनी फिर ग्रोसरी क्रॉकरी उस टाइप की क्लट सब भरा, पर खाने वाले ही नहीं है, उनको वही चाहिए तरीबाज खाना। फिर उसी पे आ गया आखिरी। यहाँ से कई लोग, अब यूएसए में हमारे कितने 1 2 4 रेस्टोरेंट्स हैं, 8 साल से काम कर रहा हूँ। तो कई बच्चे यहाँ से जाते हैं पेस्ट्री शेफ बनने के लिए। हाँ, मैं पेस्ट्री शेफ हूँ और वहीं पे मैं काम करूँगा, बेकरी में काम करूँ। ठीक है, यूएस में बेकरी में काम करना सपना है अपना, अच्छी बात है, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तानी खाना भी सीख लो, क्योंकि हिंदुस्तानी खाने की ज़रूरत है। और वहाँ जाकर जब मैं देखता हूँ कि अमेरिकन रेस्टोरेंट में आपको आपके चमड़ी को जगह नहीं है, उनको गोरे ही चाहिए, ये वस्तु स्थिति है। हाँ, और हमारे बच्चों को काम नहीं मिलता, आखिर शेफ सिखा दो कुछ, ये इंडियन की करी वरी सिखा दो यार, कहीं लग जाएंगे। गए बाप के 5 साल, 3 साल यहाँ पे, 2-3 साल वहाँ पे मास्टर्स में, पैसे गए आने जाने के, अब फिर आगे गिड़गिड़ाते सर कुछ भी, फिर वीसा होता नहीं, फिर असाइलम होता है, ये सारी चीज़ें उसमें होते रहती हैं। इसलिए मेरा देश महान, अपनी भाषा पे, अपनी माता पे, अपने खाने पे, अपने शहर पे, अपने गांव में, अपने घर पे भरोसा रखो, खुश रहो, और उसका अभिमान हमें होना चाहिए। सही बात सर। बहुत से शेफ, बट अब जैसे आपने ये बोला है कि इंडियन या अपने हिंदुस्तानी कल्चर के करे, पर अभी आज का ही जो मार्केट आप देखो कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा झुक रहा है। बराबर। यानी जो कैफेज खुलते हैं, लाइक अभी आज के ज़माने में खाने के टेस्ट से ज़्यादा लोगों को बस बैठने की जगह चाहिए, बैठने की जगह दिखावा, इंस्टाग्राम में क्या अच्छा दिखेगा। यस। और रेस्टोरेंट वाले भी सारे उसी इसमें जाते हैं कि नहीं फोटो के लिए वो प्लेट अच्छी होना, ये अच्छा होना, वो अच्छा होना, ऐसा। सर कॉफ़ी के बारे में क्या बोलोगे आप, क्योंकि आजकल तो मैक्सिमम कैफे ही कॉफ़ी के अराउंड में चल रहे हैं। सही बात है। और वो क्या है, वो भी कई दिन के बाद, कई सालों के बाद ये ट्रेंड भी चला जाएगा। अभी तो चल रहा है, जब तक चलता है तो चलने दो। और कई कई अच्छे ब्रांड्स भी इसमें खुल रहे हैं। जैसे हमारे नागपुर का एक बच्चा है वजलवार,
यस, हाँ, मिथिलेश मिथिल, उनका क्या वो ब्रांड, C7 कॉरिडोर 7। कॉरिडोर 7, कितना Yes, बढ़िया उसने yes, yes. धीरे धीरे, मैं देख रहा था, पहले से देख रहा था, बड़ा 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 करते गया। आज इतनी कोजी अच्छी जगह है कि वहाँ बच्चे भी आते, छोटे बूढ़े भी आते, मिडिल एज वाले आते हमारे जैसे, और सारे को एक बांध के रखा है उसने। सही बात। तो आई अप्रिशिएट हिज वर्क, आई सैल्यूट हिम। राइट सर, वही बात होगी ना जो अपन बोल रहे थे कि जो समझ के जो खोलता है, जैसे मिथिलेश सर जो है, लाइक वो मेरे भी सीनियर है अच्छे, सो उनने वो कॉफी का अंडरस्टैंड किया, उसके विद्या को हाँ, पढ़ा। वही। आई थिंक उनने कॉम्पिटिशंस भी किया, उनने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल कॉफी चैंपियनशिप में। तो आई थिंक यही होता है, जब आप चीज़ों को समझ के खोलते हो तो ऑटोमेटिकली आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो। बराबर है, बट आजकल का जो जनरेशन है, जिनको कॉफी का नॉलेज भी नहीं है, स्टिल वो मशीन लेके कॉफी बेच रहे हैं। बराबर। बट उनको ये नहीं मालूम कि बीन्स कौन सी होनी चाहिए, क्या रोस्ट होना चाहिए, क्या उसको कैलिब्रेट होना चाहिए। सही बात है। तो यही आज के मार्केट में दिख रहा है। मैं भी कॉफ़ी प्रेमी हूँ, पर मैं कॉफ़ी से कॉफ़ी नहीं बनाता। कॉफ़ी की बीन्स जो है तो मैं भेज देता हूँ। मैं अभी उसके ऊपर का जो कवर होता है, उसका एक क्या मगज कहते हैं, वो मगज नहीं, ऊपर का जैसे बेर जैसा होता है, वो छिलका होता है, उसके अंदर जो स्वीटनेस होता है, उससे वाइन बनाता हूँ मैं। हाँ, और ये मैंगलोर में हम ये प्रोजेक्ट शुरू किए। इस साल ये वाइन हमारी कॉफ़ी से बनी हुई 11 फ्लेवर्स उसमें आएंगे। तो ठीक है, मुझे मालूम है कि वाइन कैसे बनाना, पर वाइन कैसे बनाना इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुरंत कल से बड़ी वाइनरी डालूं। डालना चाहिए, पर वो आप अकेले के भरोसे 2 दूनी 4 होते हैं, पर 2 दूनी 4 करने में जो गणित लगता है, सूत्र लगता है, वो मेरे पास है नहीं। तो मैं फिर हमारे एक दोस्त है, नातू नाम है उनका, वो वैभव नातू, पूना से है, वो इसमें का कीड़ा है, तो मैंने उसको लिया साथ में, उसके ऊपर सारा प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी, और बहुत बढ़िया टाइप से वो वाइनरी अभी चालू हुई। तो इस साल वो वाइन आएगी कॉफ़ी वाली। सर, सो क्या नाम से आने वाला है ब्रांड, उसका अभी कुछ तो डिटेल? नाम का अभी कुछ है नहीं, कि मैं अकेला नहीं हूँ, साथ में एक और कंपनी है, राइट तो दोनों मिलके हम कर रहे हैं उसको। राइट नाइस। एंड आई थिंक कॉफ़ी से वाइन मतलब थोड़ा यूनिक भी हो जाएगा लोगों के लिए। सर, और आप जैसे इतने टाइम से कुकिंग कर रहे हो, मतलब इस कुलिनरी फील्ड में हो, तो आपके राय में अब जो नागपुर के बाहर का भी जो मार्केट है, जैसे मुंबई हो या हैदराबाद हो, एक आप ये देखोगे कि वहाँ इंडियन फ्यूजन बहुत चल रहा है। बराबर। लेकिन हैदराबाद में आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा इंडियन फ्यूजन फूड जो है। तो इंडियन फ्यूजन फूड के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेट्रो सिटीज़ है, जो जहाँ चलता है वहाँ बिकता है, ठीक है ना। जो और होता क्या है कि ये जो बड़ी ए ग्रेड सिटीज़ है, हैदराबाद है, पूना है, बेंगलुरु है, बम्बई है, दिल्ली है, तो यहाँ पे सारी आईटी इंडस्ट्री है, नए नए जवान लड़के हैं, तो वो नया नया कुछ चाहते हैं। तो वो जो चाहते हैं, पहले कंपनी जब खोलते हैं कहाँ पर, किसी बड़े सिटीज़ में आईटी इंडस्ट्री जब खोलते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है, कौन से टाइप के कैफ़े कैफीडे है क्या, तुम्हारा टाटा वाला स्टारबक्स है क्या, ऐसे बड़े ब्रांड्स है क्या। तो वो देखने के बाद फिर वो खोलते हैं वहाँ पर, नहीं होंगे तो वो लाते हैं वहाँ पर, ठीक है, इस टाइप के ब्रांड, ताकि जो उनके साथ काम करते हैं उनको वो चाहिए। तो उस टाइप का वो चलता है, तो जो बिकता दिखता है तो बिकता है, और लोग कर रहे हैं, करना चाहिए। हमारे यहाँ भी चलेगा, हो ही रहा है नागपुर। भले नागपुर में आईटी इंडस्ट्री नहीं है, बट जिस प्रकार से नागपुर को आदरणीय नितिन जी गडकरी और देवेंद्र जी ने बढ़ाया है आगे, तो उस प्रकार नई नई इंडस्ट्रीज आ रही है, बच्चे आ रहे हैं नए लोग, तो हमें भी इसके पीछे करना चाहिए कुछ ना कुछ। हाँ, पर जो अपना सोल, अपना जो मेन है, वो छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे को कई लोग बोले कि इसको ऐसी करो, उसको ऐसा करो, मतलब नहीं, देसी खाना, देसी स्टाइल, विष्णु जी की रसोई, और वो चल रहा है। एक क्लास है उसका अलग से, वो लोग आते हैं, खुश रहते हैं, उसमें मुझे ज़्यादा खुशी है। मुझे कोई एकदम हायर अपर क्लास को सर्व करने में मज़ा नहीं है, वो है काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए। हाँ, एक जो क्लास है वो मेरा क्लास है, मैं उसी में से हूँ, मैं उनको खिलाता हूँ बढ़िया। हाँ, इसलिए उसका नाम भी दिया कि सारी अच्छी चीज़ें महंगी नहीं होती, हमारा बृहद्वाक्य है। हाँ। सर, जैसे ना अब हम बाहर ना सूप पी रहे थे, तो एक चर्चा निकली थी उसमें कि वो आई थिंक छोले के पानी से बना हुआ, मतलब उसका बेस है, ताकि उसको थिकन ना करे। बराबर। तो बेसिकली आप जीरो वेस्टेज कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं जी। तो आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि इस बारे में, क्योंकि होटल, अगर मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई कैफे वाला या रेस्टोरेंट ओनर अगर ये पॉलिसी पे काम करे तो वेस्टेज लिटरली अपन बचा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो पहले ये जो
काटने वाला तरीका है सब्जी काटने का। होटल मैनेजमेंट में क्या पढ़ाते मुझे पता नहीं, गोभी का आधा पोर्शन फेंकना, धनिया फेंक देना, इतना सा लेना, ये सारी चीज़ें रोकना चाहिए। क्योंकि धनिया के स्टेम में जो पावर है, जो स्वाद है, वो ऊपर के पत्ते में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। और आमच्या मराठीमध्ये म्हणतात की गरज ही शोधाची जननी असते। हाँ, जरूरत क्या है उससे प्रयोग होता है, प्रयोग से कुछ तो भी निकलता है बाहर। तो एक समय ऐसा था कि शाम का पार्टी था और पानी नहीं आया था, ठीक है, पानी की दिक्कत थी और सूप देना था। और सूप तो फिर बोला यार सूप अब बनेगा तकरीबन 100 लीटर 120 लीटर सूप तो बनेगा, और वो कुएं के पानी से तो हम बनाते नहीं। तो थोड़ा पानी जो था उसमें चावल पक गया था, तो उसका मैं बोला चावल पक गया, उसका पानी निकाल के रखो, फेंको मत। उसके बाद में पनीर बनाया, 100 लीटर दूध आया था, उसका पनीर, 80 लीटर उसका पानी निकला, बोला बिल्कुल फेंको, वो रखो। और फिर उससे मैंने पहला सूप बनाया, वो हिट हुआ, पानी बिल्कुल नहीं लगा, वैसे ही सूप बन गया। फिर बाद में वो ट्रेंड चलते गया, ठीक है। उस समय पानी नहीं था तो इसलिए मैंने उसका पानी इस्तेमाल किया, ये बात थी। नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा सर। इवन जैसे हम विष्णु जी की रसोई में घुसते हैं तो हम ये भी एक बोर्ड देखते हैं कि नो प्लास्टिक वाला, बराबर। और अभी बहुत से कैफे में प्लास्टिक यूज करते हैं पार्सल्स के लिए। हाँ। तो ये भी आप थोड़ा गाइड कीजिए, बिकॉज ये बहुत अनएथिकल प्रोसेस है जो है। बट क्या है, जो छोटे बिजनेस वाले हैं उनको ये नहीं है क्या, उनके पास बेचारों के पास चारा नहीं है दूसरा। क्योंकि आज हम केले के पत्ते के प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं या कागज़ वाली, तो काफ़ी महंगी होती है। तो जिनको वो पुराता है उन्होंने करना चाहिए, और जिनको नहीं पुराता उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। हाँ। पर ये जरूर कहूँगा कि हाइजीन रखो, भले छोटा धंधा हो, हाइजीन के लिए पैसे तो नहीं लगते, बस आपकी दिली तमन्ना चाहिए कि मैं जब यदि स्टॉल लगाता हूँ, लोग कागज फेंकते हैं तो फेंकने के लिए एक डस्टबिन चाहिए, अगल बगल में फेंकते हैं तो डस्टबिन में फेंके, पानी की बोतल देता हूँ तो पानी की बोतल के लिए अलग से कुछ सिस्टम चाहिए। अब पानी की बोतल का बताता हूँ मैं कि भैया मैं नो प्लास्टिक वाला हूँ, बट पानी की बोतल मुझे रखनी पड़ती है, ठीक है। तो पानी की बोतल इतनी सारी जमा होती है, तो इतना सारा वो पैकेट पीछे पड़े रहते हैं, तो मैंने एक छोटी मशीन लिया, वो मशीन में सारी जैसी बोतल आती डालते, उसका ग्रैन्यूल्स बना के रख देते, पैकेट बना के उसको बेच देते, ठीक है। इसलिए ये वेस्टेज खत्म हुआ। जितना भी खाना बनता है, खाना बनने के बाद लोग डालते हैं, बहुत कोशिश किया मैंने, लोगों ने खाना नहीं डालना चाहिए, जितना ही था उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। फिर भी लोग डालते। फिर हमने एक स्लोगन लिखी कि भैया यहाँ बने हुए भोजन का रोज भोग लगाया जाता है, तो थोड़ा खाना डालने का प्रमाण जो है कम हुआ। इसके बावजूद भी जब खाना ये होता फेंकते हैं लोग, तो मेरी एक मशीन है, उसमें 30 किलो मैं तकरीबन खाना, कुछ आलू के छिलटे, प्याज के छिलटे डालता हूँ, और 24 घंटे बाद उसका खाद निकल आता है, और वो खाद फिर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वहाँ लिखते हैं कि आपने डाले हुए भोजन से बना हुआ खाद। तो लोगों लेते समय भी शर्म आती पर लेते हैं लोग। राइट। आई थिंक ये तो सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। आई थिंक जो इतना इन्वेस्ट करते हैं इतने बड़े रेस्टोरेंट्स में, फाइन डाइनिंग में, आई थिंक उनके लिए ये सेटअप करना तो मुझे लगता है बहुत मामूली चीज़ है, करना चाहिए। तो आई थिंक ये मेरे को लगता है कि करना चाहिए, एथिकल ही सही भी रहेगा, बराबर। और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए भी अपन कुछ एक इनिशिएटिव ले रहे हैं उसको ये करने के लिए। तो आई थिंक ये तो बहुत मतलब विष्णु सर के माध्यम से ये चीज़ तो आई थिंक ओनर तक पहुंचना चाहिए कि आप जीरो वेस्टेज पे काम करो, आप नो प्लास्टिक पे काम करो, और जो वेस्टेज निकल रहा है, अगर मेरे को सर ऐसा लगता है ना कि अगर जो वेस्टेज भी निकलता है फूड का, अगर आप मशीन नहीं खरीद सकते, एटलीस्ट आप जानवरों को भी खिला सकते। नहीं, इसके खिलाफ हूँ मैं। अच्छा। जानवर को जानवर का ही खाना खाने दो, उसे रोटी सब्जी मत खिलाओ। पहले गोबर की महक हमें अच्छी लगती थी, आज के गोबर में महक इंसान के गोबर की होती है, ध्यान में रखो आप, ठीक है ना। आप गौर से देखो कि आप गाय को माता मानते हो, भगवान का रूप देते हो ना, तो भगवान को हम क्या झूठा खिलाएंगे? सही बात। भगवान को हम क्या बचा हुआ खाना खिलाएंगे? सही। नहीं खिलाना चाहिए। आपको लगता है गाय को रोटी खिलाना चाहिए, ताजी बना के खिलाओ, या तो गाय को सब्जी दो, खुश रहेगी गाय। हाँ, तो मैं उसके खिलाफ हूँ कि उसका खाद बनाइए आप,
ठीक है, मशीन नहीं है ना, गड्ढे बनाइए, गड्ढे में आप खाद ये डालिए, ये बचा हुआ खाना, उसमें फिर वो जर्म्स आते हैं, कुछ वो डाल दिए, बैक्टीरिया डाल दो, वो धीरे धीरे खाद बनता है उसका। सर ये सब जो आप शेयर जब नॉलेज करते हो, जब हम होटल मैनेजमेंट में थे तो हमको ऐसा एक लूप होल समझ में आता है, ये चीज़ें हमको नहीं बताई गई है। जीरो वेस्टेज के ऊपर ना होटल मैनेजमेंट की किताब पे कुछ है, ना कोई भी ऐसी culinary या कुकिंग बुक है जिसमें ये चीज़ बताई गई है। तो आपको नहीं लगता ये जो चीज़, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आई थिंक एनवायरनमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो इतनी चीज़ें जो आजकल जेनजीज का बहुत प्रॉब्लम है कि उनका हेल्थ उस तरीके से नहीं है जो 90s या 80s वालों का होता था, ड्यू टू एनवायरनमेंट की जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो अडल्ट्रेशन आ रहा है फूड में। बराबर। तो आपको नहीं लगता ये जो टॉपिक है ये पढ़ाना चाहिए? ये बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। आपने देखा होगा मेरे किचन में पीतल तांबा, पीतल का बर्तन रखा है और पीतल तांबे में ही मैं खाना बनाता हूँ, घर का भी खाना, यहाँ का भी खाना। वो इसलिए कि ये चीज़ भी एक्चुअली होटल मैनेजमेंट में सिखाना चाहिए। नॉन स्टिक का इस्तेमाल मत करो, नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब कहीं शोज़ में मैं जाता हूँ तो नॉन स्टिक पैन ले जाता हूँ, बट वो भी हाफ स्टील हाफ नॉन स्टिक वाला लेता हूँ, क्योंकि मेरी ज़रूरत है। उस समय मेरे को धोने वाली बाई नहीं होती, मेरे को फटाफट रेसिपीज़ बनानी, इसलिए। बट जो मेन खाना जो लोगों के पेट में जाने वाला, मेरे घर के मेंबर्स हैं उनके पेट में जाने वाला, मैं पीतल तांबे, क्योंकि पीतल, तांबा, लोहा, लकड़ा ये सारे भूमि पात्र हैं, भूमि से निकले हुए हैं। तो जमीन में जो भी मिनरल्स होते हैं वो उसमें होते हैं, और जब हम उसमें से खाना खाते हैं, खाना बनता है, तो मिनरल्स हमारे पेट में जाते हैं, तो हमें फायदेशीर होता है, फायदेमंद होता है, ठीक है ना। इसलिए पुराने ज़माने में हमारे यहाँ सब तांबा पीतल का खाना बनता था, खाना इसी में बनता था, उसमें एक स्वाद भी अलग है। और हमारे यहाँ पूर्वज जो है 100-100 साल जीते थे, बढ़िया हाँ, ढीठ थे, मस्त। हमारे आजोबा थे, 100 साल कुछ नहीं हुआ। घानी का तेल खाते थे, रिफाइंड वाला नहीं खाते थे। रिफाइंड वाले में क्या क्या चीज़ें होती है हमको मालूम है। घानी का तेल खाइए आप, कच्चे फली दाने तो खाते हो ना, हाँ, फिर घानी का तेल क्यों नहीं खाते? नहीं क्या? सही बात, सही बात। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो उस हिसाब से चलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने एल्यूमिनियम हिंदुस्तान में लाया। अंग्रेज़ सोचते थे ये सारे हिंदुस्तानी 100-100 साल कैसे जीते हैं, तो उन्होंने एल्यूमिनियम लाके पहले जेल में दिया, जेल में बर्तन, राइट। कि वो स्लो पॉइजनिंग करता था एल्यूमिनियम। तो वही नॉन स्टिक वाला भी कार्यक्रम है सब, तो इसलिए अवॉइड नॉन स्टिक, इसलिए उसे जर्मन कहते थे। हाँ, राइट, राइट, पहले। राइट। तो सर जैसे अब जैसे तांबा पित्तल है, ये तो अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो महंगा भी मिलता है, बट जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते तांबा पित्तल को, तो उनने किस बर्तनों में खाना बनाना? स्टील का बनाइए, स्टील का, लोहे का लीजिए। हाँ, जब तक गर्म खाना है लोहे में, जब तक कुछ होता नहीं उसमें। हाँ, सब्जी बनाइए, डाल दीजिए स्टील के बर्तन में या कांच के बर्तन में। और पीतल इतना भी महंगा नहीं है कि एक आदमी अफोर्ड नहीं करता। और वो मैं तो बोलता हूँ कि तो आप जो बेच रहे हैं ना बाजार में पीतल, मोड़ी में काटता ना भांडे मत निकालो ना, घर की चीज़ें। रंगीन होता है हमारा किचन पीतल तांबा के बर्तन से। राइट, और उसमें फ्लेवर भी आता है। फ्लेवर तो आता ही है। हाँ, उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हमारे अभी जब सत्यनारायण कथा होती है तो हमारी दादी का एक पित्तल का एक वो है जिसमें हलवा बनता है, बराबर और लोहे के कढ़ाई में हलवा, और उसमें जब बनाते तो फर्क समझ में आ जाता है बराबर, कि टेस्ट बहुत अच्छा निकलता है पित्तलों के सही बर्तन बात में। है। और शेफ, जैसे अभी हम बात ही कर रहे हैं इंडियन कल्चर, तो थोड़ा महाराष्ट्रियन क्विजीन के ऊपर कुछ जानना चाहते हैं आपसे क्या जानना चाहते कि अब महाराष्ट्रियन कल्चर क्या है। बिकॉज देखो, अब जैसे मैं एज अ कंसल्टेंट, अभी हमने एक महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट का किया था, बट मैं हूँ साउथ इंडियन, तो कहीं ना कहीं मुश्किल आता है वो कल्चर को पकड़ने में। तो एज अ स्टूडेंट आपसे जानना चाहता कि महाराष्ट्रियन कल्चर या महाराष्ट्रियन क्विजीन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, कुकिंग मेथड्स क्या इंपॉर्टेंटली यूज़ होता है, और क्या मसाले यूज़ होते हैं? देखिए, मराठी खाना जो है, मेरा एक किताब है कि वो किताब मैं आपको बताऊंगा, वहाँ है मेरे कैबिन में, इतनी मोटी किताब है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए लिखा, कि मराठी खाद्य संस्कृति के ऊपर है वो। उसमें 6000 रेसिपीज़ है, 6000। तो मराठी खाना हमेशा अव्वल रहा, और उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डालते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई, अब जैसे महाराष्ट्र बोले तो कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, उसके बाद में मराठवाड़ा, विदर्भ, इतने सारे अलग अलग। तो हमें इतने टाइप का खाना है कि कोकण वालों को पता नहीं विदर्भ में क्या बनता है, विदर्भ वालों को पता नहीं कि भैया
खानदेश में क्या बनता है, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। और मैं ये कहता हूँ कि भैया आप साउथ में जाओ तो आपको उड़द की दाल चावल के ऊपर सारा खेल मिलता है, ठीक है ना, तो दाल चावल में। पर आप महाराष्ट्रियन रेसिपीज देखो, सब इस्तेमाल होता, सब्जियां भी उतनी इस्तेमाल होती, चावल भी उतना ही इस्तेमाल होता। आप नॉर्थ में चले जाओ तो पनीर और मैदा इसी में सारा कुछ खेल खेल हो जाता है, स्पाइसेस में खेल हो जाता है। तो महाराष्ट्र में जैसे मालवण है तो उन्होंने एक अपना मसाला डेवलप किया, मालवणी मसाला। विदर्भ में जब आता है तो काला मसाला एक डेवलप। घोड़ा मसाला जो है तो वो मध्य महाराष्ट्र में होता है, घोड़ा मसाला। तो ये 2-3 मसाले हैं जिसके ऊपर सारा चलता है। कोल्हापुर में जाओ तो कोल्हापुरी चटनी है। तो हर प्रांत की एक अपनी अपनी पहचान है, अलग अलग स्पाइसेस है। आप वहाँ नॉर्थ में जाओ तो ऐसे नहीं चलेगा, आपके साउथ में जाओ तो वहाँ पे भी यही चीज़ है। सांबार हर प्रभाग में अलग अलग टाइप का बनता है, ठीक है। डोसा भी हर इसमें अलग अलग टाइप का बनता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा है। पहले विदर्भ में सब्जियां कम मिलती थी, इसलिए फिर हमारे यहाँ दाल कांदा जो दाल से बना है, सेव भाजी जिसमें सेव है, उसके बाद में तुम्हारा पाटोड़ी रस्सा, ठीक है ना, उसके बाद में बेसन के बैगन, ठीक है ना। ये सारा सब्जी न होने के कारण ये सारी चीज़ें बनती थी। अभी तो सारी सब्जियां बनने लगी, सब दूर मिलने लगी। तो ये बहुत फ़र्क है दोनों खाने में। और टिपिकल है, किस में राई डालना, किस में हींग डालना, किस में जीरा डालना, ये टिपिकल जो है। तो ये मुझे दिखता है गुजराती खाने में, साउथ इंडियन खाने में, कि ये तीनों जो प्रदेश है ये इस टाइप से चलते हैं। इसलिए मराठी खाना बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मराठी शेफ़ बहुत कम बने, कि क्योंकि वो पिठला जो है, बेसन है, उसके बाद में तकरीबन 14 टाइप के पिठले बनते हैं, अलग अलग टाइप के, है तो बेसन ही, पर वो स्टाइल सबकी अलग होती है। बन जाता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो थोड़ी कष्टदायक है, इसलिए मराठी खाना बहुत ज़्यादा अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ। और आई थिंक मुझे लगता है ना सर, मराठी खाना ना हेल्दी भी बहुत है, बहुत हेल्दी है। क्योंकि मैं देखता हूँ ना जो मराठी खाने में जो चीज़ें यूज होती है, जैसे आपने ग्रेवी का बताया, तो जो पतली रस्सा रहता है वो तो आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है कभी भी, है कि नहीं, रादर देन जो आप तेल में भूंज के इतने घंटे ग्रेवी बना रहे हैं। जैसे जवार का आटा, मतलब देख रहा हूँ कि भाकर तो इतना, और चावल का भाकर हो गया, बराबर, ये हो गया, तो ये चीज़ें। ये देखो, मैं आपने बहुत अच्छा सवाल लिखा कि आप नॉर्थ में जाओ, आपको नान, तंदूर, उसी में का पराठा, उसी में का लच्छा, उसी में का भरा हुआ कुछ तो भी, चूर नान, चूर पराठा, ये वो अगड़म बगड़म उसी में। पर हमारे यहाँ हर खाने के साथ रोटी भी अलग होती है। कहीं जवार की रोटी होती है, कहीं बाजरे की रोटी होती है, कहीं चावल की रोटी होती है, गेहूं की रोटी होती है, चने के दाल की रोटी होती है। ये सारी रोटियां, उसके साथ साथ जाने वाले व्यंजन यानी सब्जियां, सब अलग अलग होती है। तो ये वैविध्यता जो है तो हमारे मराठी खाने में है। सर अभी तो बहुत टेक्निकल बातें हो गई, तो बस एक थोड़ा लाइट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आपका मन पसंदीदा खाना क्या है, या आप क्या पसंद करते हो? दाल चावल, बिल्कुल दाल चावल इन एनी फॉर्म, मे बी दाल फ्राई जीरा राइस, फोड़नीचं वरण भात, आमटी भात, या इडली सांभर, ये मेरा सबसे पसंदीदा खाना है। पनीर ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। हाँ, और अगर मैं पूछूं विष्णु जी की रसोई में अगर कोई फेवरेट डिश, तो वो क्या रहेगा, या वो व्यूअर्स ने क्या खाना चाहिए यहाँ पे आके? यहाँ आज 16 साल हो गए। 16 साल के दिन कितने हुए? एक साल में 360 दिन होते। 360 इंटू 16, 16 हाँ, 16 48, 15 90, इतने सारे दिन, इतने हजार दिन पातळ भाजी बनती है यहाँ पे। एक बार भी, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि इसके पातळ भाजी बनती नहीं, और रोज लोग खाते हैं, मजे से खाते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे आके खाना चाहिए, झुमका यहाँ का खाना चाहिए, ठीक है। बाकी पनीर वनीर तो है, मुझे पसंद है पनीर, तो सभी को अच्छे लगते हैं पनीर वनीर, तो सभी, बट ये 2-3 चीज़ें खानी चाहिए। एक बार मुझे किसी ने सवाल किया, अरे क्या विष्णु जी, मैंने ये रोज रोज आप पातळ भाजी बनाते हो, ऐसा करते हो, चेंज चाहिए, नया चाहिए। मतलब चेंज और नए के लिए सारे ये खुले है दुकान। बोला मेरे को एक बात, वो भी मराठी आदमी था, बोला हम साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, डोसा बदलता है, इडली बदलती है, सांभर बदलता है, चटनी बदलती है, नहीं, हाँ डोसे में वैरायटी आती है। तो वो लोग जब साल के 360 दिन वही खाना बेच सकते, तो मैं क्यों नहीं बेच सकता?
मेरी पाता भाजी क्यों नहीं बेच सकता, मेरा झुमका क्यों नहीं बेच सकता? बेच सकते हो, खाली विश्वास चाहिए अपने खाने के ऊपर। आई थिंक सर ऐसे जो कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे अब विष्णु जी की रसोई इज अ कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट, जहाँ आपने महाराष्ट्रियन कल्चर को मोटिवेट भी किया है, उसको लोगों के सामने लेके आए, तो आपको लगता नहीं कि ऐसे रेस्टोरेंट और खुलने चाहिए? तो जैसे कि मैं साउथ इंडियन हूँ, तो जैसे मेरी मम्मी का एक सपना था कि प्रॉपर आंध्रा मील वाला रेस्टोरेंट खोलना। तो हम सब ने ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारा क्विजीन है या जो कल्चर है, इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट खोले रादर देन कॉफ़ी या बिल्कुल वेस्टर्न रेस्टोरेंट? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम जिस प्रभाग से आते हैं, जिस विभाग से आते हैं, तो उस टाइप का खाना आप बनाइए, खिलाइए लोगों को कि हमारे पास क्या है बताइए। क्योंकि अगर ऐसे रेसिपीज रहे तो वो दिल से दिल तक भी जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। है कि नहीं? कि अगर अपन जो डेली बेसिस पे खाते हैं या रोज इसमें अपन खाते हैं, अगर वो ही व्यूअर्स को जाए तो आई थिंक फिर बराबर, उसका बिल्कुल सही प्रभाव भी बात है। पड़ता है। सो शेफ, अभी जैसे सुनने में आया था कि आपके कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे क्लाउड किचन के ऊपर। आपका इतना बड़ा मतलब एम्पायर है विष्णु जी की रसोई, फिर भी आप मतलब ये बिजनेस मॉड्यूल पे कैसे और क्या सोच के, मतलब आपका क्या प्लान है ये? देखिए 7-8 साल से अमेरिका में मेरे रेस्टोरेंट्स हैं, उसके बावजूद भी अभी 25 क्लाउड किचन मैंने यूएस में खोले। हाँ, वाजिब है सवाल आपका कि भैया ये सब होने के बाद भी आप क्लाउड किचन क्यों खोल रहे हैं? तो क्लाउड किचन ऐसी चीज़ है कि मैंने देखा कि यूएस में जब मराठी रेस्टोरेंट एक यदि खोलना है तो तकरीबन $1 लाख चाहिए, ठीक है? और मराठी क्यूजिन वहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारी मराठी पब्लिक वहाँ पर है और कुछ दिन तो उनको अच्छा लगता है नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ये वो अमेरिकन खाना, बट बाद में दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा उनको कुछ पसंद नहीं होता। तो मराठी रेस्टोरेंट्स नहीं है, पर मराठी कई ऐसे घर हैं कि जो डिपेंडिंग वीज़ा पे गए हैं, तो लेडीज़ जो होती खाली होती है बीच में। तो मैंने उनको टैप किया कि उनको भी काम मिलना चाहिए, इसलिए मैंने क्लाउड किचन कंपनी से बात किया। उनसे छोटे-छोटे क्लाउड किचन एक ही कॉम्प्लेक्स में बनाए। वो क्लाउड किचन कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि भैया ऑर्डर्स लाएँ, ऑर्डर सप्लाई करें, बनवाएँ उस लेडी से। लेडी को उसका जो भी है मिल जाता था। उसने केवल एक लड़का लेके आना है, एक डिशवॉशर लेके आना है, अपना खाना बनाना और कंपनी को देना। कंपनी बेचेगी, देगी, उसको उसका पैसा, सस्ते में काम होता है। मैंने 20 रेसिपीज़ उनको लिख के दी, उसी हिसाब से वो बनाते हैं। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिलता पैसा, पर एक समाधान होता है कि भैया मराठी खाना कहीं न कहीं ना पूछो। रिलेटेड यानी हो रहा है। बेसिकली आपका मोटिव ये है कि अपना महाराष्ट्रियन कल्चर को जी। बढ़ाना है। हाँ, यस। कोई भी कल्चर। फिर इसके बाद अभी नेपाली किचन भी खोल रहे हैं वहाँ पे। हाँ, साउथ इंडियन किचन भी क्लाउड किचन में खोल रहे हैं। तो उस कम्युनिटी के लोग हम उसमें ले रहे हैं, ताकि उसमें मास्टरी जिनकी है। तो सर सेम मॉड्यूल इंडिया में भी हो सकता है, हो सकता है, हाँ। और बिकॉज किसी को जरूरत है तो बताइए, हम करेंगे उनके लिए काम। चलो सर, अभी एंड ऑफ द पॉडकास्ट ही करेंगे, बट जाने के पहले बस आपका एक आप और कुछ बोलना चाहोगे आपके तरफ से? नहीं, बस मैं बोल दिया बहुत कि सपने देखो, बढ़िया खाना खिलाओ, खुशी से खिलाओ, कोई भी खाना, जबरदस्ती मत खिलाओ किसी को, ठीक है ना? तो वो खाना जो है तो हमें इसमें अच्छा ये पहुंचाता है, वाइस पहुंचाता है। और डाइट करो, कम करो, बहुत ज़्यादा नहीं करना। हाँ, इतनी सारी चीज़ें भगवान ने दी, उसको खाओ, दूसरे दिन मेहनत करके पचाओ कि मेरे को आज क्या खाना है। तो धन्यवाद शेफ हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए, टॉप शेफ बायोग्राफी पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए। और भी बहुत कोलैबोरेशन करेंगे हम विष्णु शेफ के साथ। हमारे व्यूअर्स को भी मैं थैंक यू, धन्यवाद बोलता हूँ हमको सुनने के लिए और शेफ के एक्सपीरियंस जानने के लिए। सो थैंक यू। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं आपको ये देता हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। चलो, थैंक यू शेफ। शेफ थोड़ा आपका। गॉड ब्लेस यू।